पुणे की शांत, पढ़ाई वाली गलियों में एक रात के सन्नाटे को चीरती एक चीख, और अगले दिन सुबह पुलिस को मिली एक लाश। लेकिन ये सिर्फ एक लाश नहीं थी। पीड़ित के सीने पर लाल स्याही से लिखा था एक रहस्यमय अक्षर ए। पुलिस इसे सिर्फ एक हत्या मान रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे खूनी खेल की जो पूरे शहर को खौफ में डुबोने वाला था। एक ऐसा कातिल जो अपने पीछे छोड़ जाता था सिर्फ सवाल और एक संदेश। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। कुछ ही हफ्तों बाद ठीक वैसी ही एक और वारदात ने पुणे को हिला दिया। एक और बेकसूर की लाश, और इस बार सीने पर लिखा था बी। अब पुलिस समझ चुकी थी, पुणे में एक सीरियल किलर आ चुका है। एक ऐसा हत्यारा जो अपने पीछे ए, बी, सी जैसे कोड छोड़ रहा था। ठीक अमेरिका के कुख्यात ज़ोडियाक किलर की तरह वो पुलिस को चुनौती दे रहा था, उन्हें चिढ़ा रहा था। पहला शिकार था 22 साल का एक छात्र अर्जुन। वो रात में देर से कॉलेज से लौट रहा था। दूसरा शिकार एक युवा पत्रकार भावना, जो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही थी। दोनों मामलों में हत्या का तरीका एक जैसा था, तेज वार और फिर रहस्यमय अक्षर। ये साफ था कि कातिल न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि बहुत चालाक भी। वो कोई सबूत नहीं छोड़ता था, सिर्फ अपने खौफ की छाप। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शहर के हर कोने में तलाशी शुरू हो गई। सीसीटीवी उस जमाने में इतने आम नहीं थे। हर गली, हर चौराहा खंगाला जा रहा था। लेकिन कातिल एक साए की तरह था, अदृश्य। हर बार जब पुलिस को लगता कि उन्होंने कोई सुराग ढूंढ लिया है, वो सुराग रेत की तरह हाथ से फिसल जाता। पुणे की सड़कों पर रात होते ही सन्नाटा पसर जाता, लोगों में डर बैठ गया था। और फिर आया वो दिन जब पुलिस के पास पहली बार कातिल का एक सीधा संदेश पहुंचा। पुणे के एक स्थानीय अखबार के दफ्तर में एक रहस्यमय लिफाफा आया। अंदर थी एक हाथ से लिखी चिट्ठी। इसमें कातिल ने अपने आप को एबीसी किलर बताया था। उसने पुलिस को चुनौती दी थी, उनके अक्षमताओं पर कटाक्ष किया था। इस चिट्ठी ने जांच की दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ हत्याएं नहीं थीं, ये एक खेल था। चिट्ठी में लिखा था, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। मैं तुम्हारे बीच ही हूं और मैं देखता रहता हूं। मेरे शिकार बेतरतीब नहीं है, उनके पीछे एक मकसद है जिसे तुम कभी समझ नहीं पाओगे। उसने पुलिस को कुछ पहेलियां भी दी थी, कुछ क्रिप्टिक संकेत। ये बिल्कुल ज़ोडियाक किलर की याद दिलाता था, जो अपनी चिट्ठियों और साइफर्स से पुलिस को परेशान करता था। एक विशेष जांच दल सिट का गठन किया गया। शहर के बेस्ट डिटेक्टिव्स को इस केस पर लगाया गया। हर कोण से जांच हुई, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, हैंडराइटिंग एनालिसिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कातिल और चालाक होता गया। वो अपने तरीके बदलता रहा, कभी एक चाकू से वार, तो कभी गला घोंटकर। कुछ महीने बाद तीसरी हत्या हुई, और इस बार पीड़ित का नाम शुरू होता था सी अक्षर से। एक युवा डॉक्टर जो रात की शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहा था। उसकी लाश भी उसी भयानक तरीके से मिली, और सीने पर लिखा था सी। इस घटना ने साबित कर दिया कि एबीसी किलर अपने नाम के पैटर्न को फॉलो कर रहा था। शहर में खौफ का माहौल इतना बढ़ गया था कि लोग रात में घर से निकलने से डरने लगे थे। पुलिस के लिए ये एक दुस्वप्न बन गया था। हर रात पुलिस कंट्रोल रूम में लोग दहशत भरी कॉल करते, क्या एबीसी किलर अभी भी बाहर है? क्या मेरा बच्चा सुरक्षित है? ये सवाल पुणे की हवा में गूंज रहे थे। अखबारों की सुर्खियां सिर्फ एबीसी किलर पर थीं। शहर का हर नागरिक संदिग्ध था, और हर अनजान चेहरा डरावना लग रहा था। जांचकर्ताओं ने कातिल की प्रोफाइल बनाने की कोशिश की। वो एक युवा, पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट व्यक्ति हो सकता था, जिसे पुलिस के काम की अच्छी समझ थी। शायद वो कोई ऐसा था जिसे समाज से कोई शिकायत थी, या फिर वो सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था। लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे थे, ठोस सबूत अभी भी गायब थे। एक बार पुलिस कातिल के बेहद करीब पहुंच गई थी।
एक चश्मदीद ने एक अंधेरी गली में एक संदिग्ध व्यक्ति को भागते हुए देखा था। उसने एक धुंधला सा वर्णन दिया। पुलिस ने उस आधार पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कातिल एक बार फिर उनके हाथों से रेत की तरह फिसल गया। वो जैसे हवा में गायब हो गया था। क्या उसे पहले ही भनक लग गई थी? कुछ हफ्ते बाद एक और चिट्ठी आई। इस बार चिट्ठी में कातिल ने पुलिस को ताना मारा था कि वे उसे पकड़ने के लिए कितनी बेकार कोशिशें कर रहे हैं। उसने लिखा, तुम अभी भी मेरे पीछे भाग रहे हो? मैं तुम्हारे आगे हूं, बहुत आगे। इस चिट्ठी में एक नई पहेली थी, एक नया कोड। पुलिस ने हर संभव तरीके से इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। पुणे के लोग हताश हो गए थे। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। कई पुलिस अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया। एबीसी किलर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। हर कोई सोच रहा था कि ये आखिर कौन है और इसका मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक हत्यारा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? और फिर जितनी रहस्यमय तरीके से ये सीरियल किलिंग्स शुरू हुई थी, उतनी ही रहस्यमय तरीके से वे रुक गईं। चौथी हत्या की कोई खबर नहीं आई। एबीसी किलर ने आखिरी चिट्ठी भेजी, जिसमें उसने लिखा था, मेरा खेल अब खत्म हुआ। तुम मुझे कभी नहीं जान पाओगे। उसके बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। पुणे में एक राहत की सांस ली गई, लेकिन एक गहरा सवाल हमेशा के लिए छोड़ गया। एबीसी किलर कौन था? क्या वो पकड़ा गया, या वो सिर्फ थक गया था, या फिर वो कोई और योजना बना रहा था? ये केस आज भी अनसुलझा है, फाइलों में धूल खा रहा है, लेकिन पुणे के लोगों के जहन में ये डर आज भी जिंदा है। एबीसी किलर ने भारत में उस जोयाक किलर की तरह दहशत फैलाई, जो अमेरिका में कभी पकड़ा नहीं गया। आज भी इस केस पर कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि वो कोई लोकल अपराधी था, जो बाद में शहर छोड़कर भाग गया। कुछ मानते हैं कि वो कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसे पुलिस चाहकर भी पकड़ नहीं पाए। सबसे चौंकाने वाली थ्योरी ये भी थी कि एबीसी किलर दरअसल एक नहीं, बल्कि एक से ज्यादा लोग थे। एक ग्रुप जो मिलकर इस खौफनाक खेल को अंजाम दे रहा था। लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ सवाल और उस खौफनाक दौर की यादें। क्या एबीसी किलर आज भी हमारे बीच है? एक आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहा है, अपनी पहचान छिपाकर? या फिर वो मर चुका है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। पुणे के वो एबीसी कत्ल भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य बनकर रह गए हैं। इस खौफनाक कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या एबीसी किलर कभी पकड़ा जाएगा, या वो हमेशा एक साया बनकर रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमय कहानियों से अपडेटेड रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझी पहेली के साथ। तब तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।